आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे S5 क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 को लेकर भारत सरकार से एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला है, जहां पर रक्षा मंत्रालय और MDL को नेगोशिएशन का जो मंजूरी है वो मिल चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर S5 क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को लेकर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए इन सबमरीन्स का डेवलपमेंट या निर्माण कार्य है बहुत जल्दी शुरू होगा। दरअसल ये डेवलपमेंट हमें ऐसे समय पर देखने को मिला है जब हाल ही में जो करंट S4 स्टार सीरीज की सबमरीन का फाइनल रोल आउट है वो हमें देखने को मिला और उन्होंने डेक को क्लियर कर दिया, जहां पर अब बड़ी और ज़्यादा पावरफुल क्लास की जो सबमरीन्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि S5 क्लास के सबमरीन जिनका निर्माण हम करने वाले हैं उसका डिस्प्लेसमेंट 12,000 से लेकर 13,500 टन के बीच का होगा और इनका निर्माण कार्य 2027 तक शुरू कर दिया जाएगा। और ये S4 सीरीज की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होने वाली हैं। बेसिकली भारतीय नौसेना इस समय जो INS अरिहंत क्लास की सबमरीन है इनके सक्सेसर की तरफ देख रही है और S5 क्लास उसी की भूमिका निभाएंगी। S5 क्लास की सबमरीन को पावर करने के लिए 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से विकसित किया गया है उसका यूज़ किया जाएगा, जो कि इसको ज़रूरी प्रपल्शन और इंड्योरेंस जो कि ज़रूरी होता है एक्सटेंडेड मिशन के लिए वो प्रदान करेगा। S5 क्लास की सबमरीन का सबसे प्रमुख जो फीचर होने वाला है वो इनकी लार्जर पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, जहां पर यह सबमरीन अपने साथ 12 से 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगी और इसमें हमें नेक्स्ट जनरेशन की K5 और K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं। यानी कि ये मिसाइल MIRV कैपेबल भी होंगी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जो कैपेबिलिटी है वो इनमें देखने को मिलेगी। तो बस 2027 तक हमें ऐसा अनुमान है कि इन सबमरीन्स का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट हमारे भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर के एक बयान को लेकर आ रही है, जो कि उन्होंने हाल ही में भारत शक्ति के साथ दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिस पर चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम एक तरफ अपने फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, हम फोर्स मल्टीप्लायर्स को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर अभी सुधार की ज़रूरत है और वो है फाइटर जेट्स को मिलने वाला अपग्रेड। टिपिकली अगर हम देखें तो फाइटर जेट की अपग्रेड की प्रक्रिया जो होती है वो तकरीबन 1 दशक तक चलती है, यानी कि 1 दशक के बाद फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाता है उस समय की मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और इसी चीज़ को भारतीय वायुसेना प्रमुख ने उल्लेखित किया। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ये जो अपग्रेड साइकिल है इसे हमें शॉर्ट करना होगा और एक नियमित अंतराल में जो अपग्रेड की प्रक्रिया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया है, इस पर हमें ध्यान देना होगा ताकि हमारे फाइटर जेट टेक्नोलॉजिकली एडवांस बने रहें, अप टू डेट बने रहें और जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने में सक्षम भी हो। और ये जो 1 दशक का हम टाइम बनाकर चलते हैं कि इतने समय के बाद ही हम अपग्रेड देंगे, इस चीज़ को अब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आपको मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट देखनी है। यहाँ पे 3 से 4 वर्ष में एक नई टेक्नोलॉजी आती है और वो टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी की तुलना में काफ़ी पावरफुल होती है। तो ऐसे में यहाँ पर हम तकरीबन ये कह सकते हैं कि ये 10 साल वाला सिस्टम छोड़ करके हम 5 साल का एक टाइम रखें कि 5 साल के बाद जो फाइटर जेट है इनमें जो नेसेसरी अपग्रेड्स हैं वो हम कर दें, ताकि जो फ्लीट है वो मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से रिलेटेबल बनी रहे। उन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए कहा कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है आप देखेंगे कि आने वाले भविष्य में ये सिर्फ 2 से 3 साल का बचेगा, क्योंकि जिस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें इसके लिए पहले से ही खुद को तैयार कर लेना चाहिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी RKS भदौरिया सर के ही बयान को लेकर आ रही है। एक कैंडिड इंटरव्यू जो कि भारत शक्ति की तरफ से लिया गया था पूर्व वायुसेना प्रमुख का, जहां पर अभी हमने पहले बात करी कि उन्होंने अपग्रेड्स की बात करी थी और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया है जिसके बाद से डिफेंस कम्युनिटी, खासकर ट्विटर पे जो डिफेंस कम्युनिटी है वहां पर हमें एक बड़ी डिबेट ट्रिगर होती नजर आई। और ये डिबेट इतनी बड़ी है कि इसमें अब 2 पक्ष बन चुके हैं। दरअसल हाल ही में नितिन ए गोखले सर को दिए गए इंटरव्यू में RKS भदौरिया सर ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए जो अभी एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A जेट्स अप्रूव किए गए हैं ये नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने अपना पर्सनल व्यू रखते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि 97 तेजस मार्क 1A को।
भदौरिया सर ने हाईलाइट किया कि इसके पीछे का कारण क्या है। उनका मानना है कि तेजस मार्क टू ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफर करेगा मार्क वन ए की तुलना में, और ये लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल नीड जो है भारतीय वायुसेना की, उसको पूरा करने में भी सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि ये उनका ओपिनियन है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 62,000 करोड़ रुपए की जो डील है उसको हरी झंडी दी है, जहां पर 97 तेजस मार्क वन ए जेट्स की खरीद की जानी है, और ये कॉन्ट्रैक्ट 2026 मार्च तक फाइनलाइज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर तेजस मार्क टू की बात की जाए तो निसंदेह ये तेजस मार्क वन ए की तुलना में एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया जा रहा है, और ये अगले वर्ष रोल आउट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक 4.5 प्लस जनरेशन होगा जो कि मार्क वन ए की तुलना में ज़्यादा अपग्रेड्स को ऑफर करेगा। उन्होंने कहा मार्क टू में जो आपको अपग्रेड देखने को मिलेंगे वो इंजन में होंगे, क्योंकि इसमें मार्क वन ए की तुलना में जो F414 INS-6 इंजन है जो कि 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है वो ज़्यादा बड़ा अपग्रेड है। इसमें लार्जर एयरफ्रेम हमें देखने को मिलेगा, इन्हेंस्ड पेलोड कैपेसिटी देखने को मिलेगी जो कि 6,500 किलोग्राम की होने वाली है। वहीं मार्क वन ए में यही पेलोड कैपेसिटी आपको 3,500 किलोग्राम की देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके तरफ से की गई। आप इनके इस वक्तव्य से कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे अगली और अंतिम अपडेट भारत फोर्ज को लेकर आ रही है। भारत फोर्ज जो कि भारत की एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो कि रक्षा उपकरणों का निर्माण करती है, उन्होंने अब अपनी सबसे बड़ी इच्छा को व्यक्त कर दिया है। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्रालय के सामने अपना एक प्रपोजल रखा है जहां पर वो एम का जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। भारत फोर्ज जो कि भारत की एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपने प्लान को रिवील किया और कहा कि वो भारत के एम्बिशियस फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें इस कंसोर्टियम को और एमका फाइटर का निर्माण करें। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो कि इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि ये कटिंग एज स्टेल्थ फाइटर को विकसित करें जो कि बेसिकली मल्टी रोल कैपेबल हो और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों की नीड्स को पूरा करे। जो इंडिजिनस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग फेज है ये आडा और एचएएल की तरफ से पूरा किया जाएगा, लेकिन आप सबको पता है कि जो प्रोडक्शन फेज है उसमें हमें प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, और इसके लिए भारत फोर्ज ने सामने से आकर के अपना जो इंटरेस्ट है वो व्यक्त किया है। कंपनी का कहना है कि हमारे पास जो कंसोर्टियम को ज्वाइन करने के बहुत सारे कारण हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, एक्सपर्टीज भी है, और कहीं ना कहीं हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम मदद कर सकते हैं जो कि एमका के लिए ज़रूरी है, और इसीलिए सरकार को उनके इस प्रस्ताव को तरफ देखना ज़रूर चाहिए। देखिए एमका का जो प्रोडक्शन होने वाला है वो एसपीवी मॉडल के अंतर्गत होगा, यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल के अंतर्गत होगा, जहाँ पर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसके साथ मिलकर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो काम करेंगे और एमका की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो की जाएगी। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि एक प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन को भी कंसीडर किया जा रहा है जहां पर एमका की शुरुआत से लेकर अंत तक की जो निर्माण की जिम्मेदारी है वो कंसोर्टियम के द्वारा निभाई जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।